नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 11 सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा की अध्यक्षता में विधानसभा मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ प्रशिक्षण SIR को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और रोल प्रेक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली को सुदृढ़ और अद्यतित करना है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2026 को विधान परिषद की 11 सीटें रिक्त होने जा रही है, जिसमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र शामिल है। रिक्त होने वाली सीटों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। से 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को निकलेंगे। 6 नवंबर तक फॉर्म 18 और 19 लोग भर सकते हैं। इस बार पहली बार हम ऑनलाइन सुविधा भी देंगे। सभी जो पोटेंशियल इलेक्टर्स हैं, निर्वाचक हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म 18 और फॉर्म 19 भर पाएंगे। फिजिकल रूप में भी भर पाएंगे, जैसे कि हर पहले के वर्षों में होता रहा है। और उसके बाद जब ड्राफ्ट पब्लिश होगा हमारा, वो 25 नवंबर को होगा। उसके बाद लोग दावे आपत्तियाँ दे सकते हैं 10 दिसंबर तक, और 30 दिसंबर तक हमारी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। 30 के बाद भी ये लोग इन वोटर लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं, स्नातक अपने स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में, और शिक्षक हैं वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में। इसमें जो वोटर लिस्ट में वो लोग एलिजिबल होते हैं जो क्वालिफाइंग डेट को, यानी इस साल 1 नवंबर 2025 क्वालिफाइंग डेट है, इस डेट से 3 साल पहले जो लोग स्नातक हो गए, यानी जो 1 नवंबर 2022 से पहले स्नातक हो गए, वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर बन सकते हैं। और 1 नवंबर 2025 से 6 साल पहले, यानी 1 नवंबर 2019 से लेके 1 नवंबर 2025, इन 6 सालों में जो व्यक्ति कम से कम 3 साल शिक्षक रहा हो ऐसे विद्यालय में, जो माध्यमिक स्तर से नीचे का ना हो, वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का वोटर बनने का अधिकारी है, और वो अपना फॉर्म भर सकता है। एक तो हमारा आज इसके बारे में ट्रेनिंग था। इन डिविजनल कमिश्नर्स की जो ERO हैं, उनके साथ उनके ज़िलों के जो एरियाज़ हैं, उनके ज़िलों के ज़िला निर्वाचन अधिकारी, DMs इनके सहयोगी के रूप में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी होंगे। उनके साथ सारी विधानसभाएं जो उनके क्षेत्र में पड़ेंगे, उनके जो ERO हैं, SDM स्तर के अधिकारी हैं, वो भी इनके सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी होंगे। तो उनको साथ लेके ये हमारा वोटर लिस्ट बनाएंगे, ताकि अगले साल जब 6 दिसंबर 2026 से पहले जब चुनाव होगा, इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है और 6 जो टीचर्स हैं, तो हमारी वोटर लिस्टें अच्छे से शुद्ध रूप से तैयार हों। इसके अलावा हमने सेकेंड हाफ में जो आगे आने वाले समय में रिवीजन होगा वोटर लिस्टों का, चाहे समरी रिवीजन हो जो हर साल होता रहा, या इंटेंसिव रिवीजन हो जैसे बिहार में हुआ, दोनों ही तरह के हमने उनको क्या क्या प्रोविज़न्स हैं उसके बारे में विस्तार से बताया, उनकी शंकाओं का समाधान किया, और उनको अलग अलग जो नियम हैं, अधिनियम हैं और संविधान के प्रावधान हैं उसके बारे में बताया। और इसके अलावा जो ERO नेट जिस पे हमारी वोटर लिस्टें सारी तैयार होती हैं, उसको भी किस प्रकार से वर्क करते हैं उसके बारे में बताया। और एज इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर कितनी बार उनको ज़िलों में जाना है, क्या क्या चेक करना है, कैसे अपनी रिपोर्ट देना है, इसका बताया। कुल मिला के प्रयास ये है कि हमारी वोटर लिस्टें, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा की हों, या चाहे वो विधान परिषद के इलेक्शन की हों, समावेशी रूप से तैयार हों, सब लोगों को चांस मिले उसमें अपना नाम देने का, सबको जानकारी रहे, और इसके अलावा शुद्ध हो पूरी तरह से, उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको हम ठीक करें समय रहते। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बड़ी खबर आ रही है। हल्दी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नीरूपुर
चट्टी के पास युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पिंडारी मार्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास से धर दबोचा और उससे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में भेरिया क्षेत्राधिकारी फ़हीम कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि हल्दी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने 4 टीमें बनाकर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश में जुटी पुलिस की कार्रवाई जारी है। सादर अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र हल्दी अंतर्गत हत्या के प्रकरण में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। आज पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई है, जिनको नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ से बड़ी खबर। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी वर्ग से संवाद लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ के सदर बाजार में व्यापारियों से मुलाकात की और उनसे संवाद स्थापित किया। भूपेंद्र चौधरी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद व्यापार जगत को कई फायदे मिलेंगे और बीजेपी सरकार व्यापारी हितों के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। वही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आजम खान को अभी जमानत मिली है, वो दोषमुक्त नहीं हुए हैं, कानून अपना काम कर रहा है। पार्टी का जीएसटी को लेकर जनसंपर्क अभियान है। हम सब लोग पूरी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथी भाई बहन सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे सभी माननीय वरिष्ठ मंत्री हों, हमारे माननीय सांसद हों, माननीय विधायक, संगठन के पदाधिकारी, सारे लोग सभी जगह जा जाकर सरकार ने जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम किया है, जीएसटी के दर में कमी की है, ये सबके लिए और देश के भविष्य के लिए, हमारे उपभोक्ताओं के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत हितकर है। जो उपभोक्ता है उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और व्यापार में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। चाहे कृषि के ऊपर हो, चाहे खेती के ऊपर हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो और अन्य चीज़ें हों, सभी चीज़ों में, दूध हो, सभी चीज़ों में, केक, मिल्क हो, सब में एक बड़ा परिवर्तन सरकार के इस कदम से होगा। सर, आजम खान साहब की रिहाई हो गई है, उससे लेके क्या? अब रिहाई उनकी हुई है, लेकिन अभी दोष मुक्त वो नहीं है। देश की न्यायपालिका में हम सबको पूरा भरोसा है, पूरी आस्था हमारी है। हम माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी रिहाई हुई है जेल से, दोष मुक्त नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आजम खान साहब को सभी मामलों में बताया गया है, यदि उनकी सरकार बनती है तो उनके सारे मुकदमे वापस लेने का किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि इस प्रकार के आतंकवादी लोगों पर, जिन्होंने मठ मंदिरों पर हमले किए, देश के जो न्यायालय हैं, न्याय के मंदिर हैं, उन पर हमले किए और लोगों को बड़ी संख्या में उन्होंने जान माल की हानि पहुंचाने वाले लोगों के मुकदमे वो वापस लेते रहे। लेकिन हमारी न्यायपालिका सजग है। देश की 140 करोड़ लोगों को न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, ना वो पहले सफल हो पाए ना आगे। सर, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आजम खान साहब सपा में रहेंगे या बीएसपी में जाएंगे। यदि वो बीएसपी में जाते हैं, सपा में रहेंगे, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा सर भाजपा? हाँ, वो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में मुलायम सिंह जी के बहुत नज़दीक व्यक्ति रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी को तय करना है, आदरणीय आजम खान को तय करना है कि वो किस दल में रहेंगे, किस दल के साथ जुड़ेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का वो हमेशा विरोध करते रहे और करते रहे। भोपाल से इस वक्त की अहम खबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा, पहला सुख निरोगी काया है और आयुर्वेद इस दिशा में हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है।
अब आयुर्वेद में भी एम्स जैसे संस्थान बनेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में किया गया, जहां दीप प्रज्वलन के साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी हुए, जिससे प्रदेश में आयुर्वेदिक पर्यटन के बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मध्य हर्बल और दर्पण मासिक पत्रिका का और आयुष जन आरोग्य समिति की नियमावली व दिशा निर्देश का भी विमोचन किया। उन्होंने यहाँ भी घोषणा की कि जल्द ही प्रदेश के आयुष कॉलेजों में भी PG कोर्सेस शुरू किए जाएंगे, जिससे युवाओं को आयुर्वेद में उच्च शिक्षा में अवसर मिल सकेंगे। आयुर्वेद दिवस की मेरी अपनी ओर से हृदय से इस पूरे आयोजन में माननीय मंत्री, माननीय मंच सहित सब आप सबको बधाई। आपके लिए भगवान धन्वंतरी जीवन भर आपको निरोग रखे। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री आयुष और उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, माननीय सहकारिता एवं खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, आरोग्य भारती से माननीय अशोक जी वार्णे जी, हमारे इस पूरे आयोजन में आपकी महती भूमिका है। इस अभियान में इस अवसर पर माननीय BL मेहरा जी और मंच पे उपस्थित बाकी अन्य अधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित स्वनाम धन्य अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र की सभी हस्तियां, पूरे प्रदेश, पूरे देश और अब देश से बढ़कर दुनिया के अंदर जिस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल 2014 के बाद जिस दुनिया में भारत की जिस ढंग से पहचान बनना चाहिए, मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का। कितने क्षेत्रों में कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ योग और वहाँ से लेके आयुर्वेद तक लगभग 24 देशों से शुरू सफर हुआ। आज विश्व में 150 से ज़्यादा देश आयुर्वेद को अपना के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का डंका बज रहा है। हम कहाँ वो समुद्र मंथन की घटना याद रखें, जब हजारों लाखों साल पहले भगवान का प्राकट्य उस समुद्र मंथन की देव दानवों ने मिलकर के मंथन करते हुए जब अलग अलग प्रकार के रत्न संपदा निकली और अमृत कलश लिए हुए पधारे धन्वंतरी, जिनके लिए दुनिया उस दौर में बाद में ये जो 4 जगहों पे सिम्हस्थ और कुंभकर्ण के नाम से हम उनको जानते हैं, उनकी अपनी गाथा गाते हैं। और वेद और आयुर्वेद में 4 वेद, चारों वेद में से भी अथर्ववेद और ऋग्वेद, इस दोनों के बीच में से अथर्ववेद से स्वास्थ्य से संबंधित सारे मंत्र और आध्यात्मिक ताकत और ऋग्वेद से जोड़ करके ये हमारा उपवेद आयुर्वेद है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इस वर्तमान शरीर के साथ, शरीर मन बुद्धि आत्मा के सामंजस्य के साथ चलाते हुए, वात पित्त और कफ की कहानी सुनाते हुए दोनों का तालमेल जुड़ाता है। ये वाकई अद्भुत लीला है, परमात्मा की कृपा है। हमारे बीच इस शरीर के अंदर के नाना प्रकार के रहस्यों से हम अभी उस तरह से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम लगता है। जब एलोपैथिक की तरफ चलते हैं, ये बात सही कि एलोपैथिक की अपनी एक पहचान है, उसका अपना क्रम है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में जो मूल अंतर है, एलोपैथिक में बीमार होने के बाद दवाई से अच्छा करते हैं और आयुर्वेद के पास जाओ तो बीमार होने का काम ही नहीं रहता, पहले ही वो बीमार होने के पहले से। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की पैथी को विश्वव्यापी बनाने का एक अभियान चला रखा है और अपने देश में भी ज्यादा से ज्यादा लोग
होम्योपैथी का उपयोग करें, उसके प्रति जागरूकता लाए, क्योंकि भारत की परंपरा में आयुर्वेद अपने जीवन का एक हिस्सा रहा है। इसलिए सरलता से यहाँ का समाज उसको अंगीकार कर सकता है। इसलिए बढ़ावा देने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में नए कॉलेज खोलना, नए अस्पताल खोलना, वेलनेस सेंटर खोलना जैसे काम हमने किए हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की जो कुछ समस्याएं थी उनका निराकरण करने का घोषणा की है। साथ ही हमारे यहाँ पर कई कॉलेजों में केवल यूजी क्लासें थी, पीजी नहीं थी, इसलिए पीजी क्लासें भी करने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूँ आज का जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस है ये मध्य प्रदेश के लिए एक नया युग बनकर आया है। ऐसे स्थानों पर आयुर्वेद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे पंचकर्म है, योगा है, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर होंगी। तो मुझे लगता है कि ये वेलनेस की दृष्टि से, वेलनेस पर्यटन है उसकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने उठाया है। पुनः सभी को आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के आस्था नगर पालिका से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहे 45 करोड़ के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। यहां आरोप खुद बसपा के कार्यकर्ता आशुतोष शर्मा ने लगाए हैं, जिन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और इंजीनियर पर मिलकर सरकारी पैसे की लूट का आरोप लगाते हुए शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय EOW और ED तक पहुंचा दी है। शिकायत के मुताबिक अमृत 2.0 योजना के तहत 3 चरणों में काम होना था। पहला चरण 32 किलोमीटर दूर रामपुरा डैम से 12 इंच पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाना। दूसरा चरण आस्था नगर से 3 पानी की टैंकियों का निर्माण। तीसरा चरण 8 इंच की पाइपलाइन डालकर नालों के माध्यम से पानी की आपूर्ति। लेकिन आरोप है कि पहले से मौजूद 8 इंच की पाइप लाइन के बावजूद 6 इंच की नई पाइप लाइन दोबारा डाली जा रही है, वो भी वार्ड नंबर 18 में, जहां 6 साल पहले पाइपलाइन पहले ही डाली जा चुकी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पुरानी पाइप के ऊपर नई पाइप डालकर करोड़ों की लूट की जा रही है, और जब हमने आवाज़ उठाई तो हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। और इनके अलावा शिकायत में भी यहाँ भी बताया गया कि टेंडर की प्रतिक्रिया और इंटीमेशन नियमों का दरकिनार कर कार्य का कराया जा रहा है, और ड्राइंग शीट्स के तरीके भी मेल नहीं खा रही है। शिकायत PMO के माध्यम से दर्ज कराई गई है, और जिसके बाद नगर पालिका में हड़कंप मच गया है। 31/8/2025 को ये देखिए लाइन वापस खोद दी गई थी। ये लाइन इसके नीचे डली हुई है, फिर खोद दी गई है। तो ये 6 इंची की लाइन क्यों डाल रहे हैं? आज दिनांक 31/8/2025 को यह जबरन की सड़क खोदी गई है। आज दिनांक 31/2/2025 को अगस्त के महीने में ये पाइपलाइन के लिए खोदी गई है। यहाँ पे 8 इंची की लाइन है, उसके ऊपर ये 6 इंची की लाइन डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? आशुतोष शर्मा, कहाँ रहते हो? आस्था साई कॉलोनी। ये बताइए, ये जो आपने शिकायत की है लोक आयुक्त, ED, प्रधानमंत्री, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में और मुख्यमंत्री जी और जितने भी सचिव, मुख्य सचिव, कलेक्टर जी को सबको मैंने एक पत्र लिखा है, और ई-गवर्नेंस पोर्टल पे भी शिकायत करी है। आस्था में अभी 3.5 इंची 4 इंची की पाइपलाइन डाली जा रही है, मगर हमारे यहाँ पहले से 8 इंची की पाइपलाइन है। तो मैंने नगर पालिका से पूछा ये क्यों डाल रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया अमृत 2 योजना है। फिर मैंने इसकी जानकारी निकाली, तो अमृत 2 योजना में हमारे यहाँ 3 चरणों में काम होना था, जो मेरे को सूचना मिली। इसमें 45 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये। इसमें पहली चरण था रामपुरा डैम से आस्था लाइन आना है, दूसरे चरण में टंकी बनना थी, और तीसरे चरण में पानी की पाइपलाइन आस्था में डलना थी। मगर हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन आज से 6 साल पहले 8 इंची की डल चुकी है। तो ये क्यों डाल रहे हैं? और छोटी से
बड़ी से जो बड़ी डली है उसको छोटी क्यों कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय है, ये संदेहास्पद करता है। अभी मेरे को जो सूचना मिली है कि 8 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं और अभी इन लोगों ने पेमेंट भी कर दिया, इसका ऐसी सूचना मिली है। मगर अब सीएम हेल्पलाइन जो करी उसमें कल के दिन मतलब 19/9/2025 को थोड़ी देर में जवाब बदल के डाल रहे हैं सीएम हेल्पलाइन में। फिर मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, फिर उनके नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो मुझसे बोलते हैं कि हमको भी चेक करना आता है, मतलब धमकी भी दिलवा रहे हैं मेरे से ये लोग। मतलब ये पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है नगर परिषद में। भ्रष्टाचार करा जा रहा है। आज सुबह 20/9/2025 को 7:54 पे प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरी बात हुई है और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि इसमें जांच दल बना के हम निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। मेरी प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इसकी ईओडब्ल्यू और ईडी के मार्फत पूरी नगर पालिका का ऑडिट करा के 4 साल की जांच कराना चाहिए। हाँ, ये है कि नगर परिषद को जो 3 चरणों में काम करना था, जिसमें पाइपलाइन लाना था, वो भी नहीं हो रही है, टंकी नहीं बन रही है, लेकिन ये जगह जगह सिर्फ पाइपलाइन डालकर भ्रष्टाचार कर पैसे का भंडार कर रहा है। और उसके बाद एक बात और है, ये पूरी लाइन नहीं खोद रहे हैं, कहीं पे 100 मीटर खोद दी, कहीं पे 200 मीटर खोद दी, कहीं पे 500 मीटर खोद दी, उसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट दोनों बंद है, जोड़ेंगे कहाँ? हमने इनसे पूछा है कि आप एग्जिस्टेड लाइन का हमें ड्राफ्टिंग बता दो, एग्जिस्टिंग लाइन जो डली हुई है उसकी कोई ड्राइंग हमको नहीं बता रहे हैं ये लोग। मतलब ये कि ये जो 45 करोड़ में 3 चरण में नई योजना है, लेकिन ये पुरानी पाइपलाइन में जोड़ के नहीं भ्रष्टाचार कर रहा है। जुड़ेगी कैसे भाई साहब? 3.5 इंची की लाइन है। हाँ, तो मतलब उसी से कर रहा है ना अभी तो ये। हाँ, अभी तो उससे हाथ मतलब ये चलिए सब बंदर वाट लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।